जब तक कोई उसकी स्माइल देखता वो गायब हो चुकी थी। वहीं अबीर गुस्से से बोला, मेरे ख्याल से लंच हो चुका है तो अब हम चलते हैं। जोया सबसे पहले खड़ी हुई और बोली, जी सर, हम पहले ही 15 मिनट लेट हो चुके हैं हमारी अगली मीटिंग के लिए। सब चौंक गए क्योंकि अबीर के सामने बोलने की हिम्मत जल्दी से किसी में नहीं थी। वहीं साक्षी को जोया बहुत पसंद आई। उसके जाने से पहले कहा, मेरी दोस्त बनोगी? जोया ने थोड़ा घबरा कर कहा, सॉरी मैम, आप इतनी बड़ी स्टार हैं और हम एक मामूली से असिस्टेंट हैं। आपके साथ दोस्ती करने की ना ही मुझ में हिम्मत है, ना ही औकात है और ना ही हम इतने ऊंचे ख्वाब देखना चाहते हैं। हाँ, अगर आपकी असिस्टेंट हमसे दोस्ती करना चाहे तो हमें कोई समस्या नहीं है। सब शॉक हो गई और साक्षी की असिस्टेंट बस डर से ही बेहोश होने वाली थी। वही साक्षी के चेहरे पर स्माइल थी। वो बोली, उसके लिए आपको अपने बहुत से दोस्त बनाना पड़ेगा, जिसकी शुरुआत आज तुम मुझसे ही करो। आज से हम दोस्त हैं, मुझे तुम्हारा फोन नंबर दो। जोया ने एक बार अबीर की तरफ देखा जैसे पूछ रही हो उसे क्या करना चाहिए। अबीर ने बस अपनी पलकें झपका दी। फिर जोया ने अपना फोन नंबर उसे दे दिया। असल में जोया इस शहर में नहीं थी और वो एक मुसीबत में पहले ही पड़ चुकी थी। वो दूसरी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहती थी। वो इतनी जल्दी बड़े बड़े लोगों के लिए खुद को खतरा महसूस नहीं करना चाहती थी, क्योंकि जितने लोग आपका समर्थन करते हैं उससे ज्यादा लोग आपके दुश्मन होते हैं, जो आपकी कामयाबियों से जलते हैं और आपको रास्ते से हटाने के लिए बहुत से रास्ते ढूंढने लगते हैं। वो किसी भी मुसीबत में पड़कर अबीर की मुश्किल को नहीं बढ़ाना चाहती थी। वहीं वो लोगों के वहाँ से जाने के बाद गोयल बोला, मिसेस जोया काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है? साक्षी स्माइल करते हुए बोली, नहीं, वो शहर में नहीं आई हैं और वो शायद अकेली रहती हैं, इसलिए जबरदस्ती की मुसीबतों में पड़ना नहीं चाहती हैं। उसके एटीट्यूड के पीछे उसका डर था, जो आप देख नहीं पाए मिस्टर गोयल, और वो लालची पे नहीं है, वरना हमारा ऑफर छोड़कर नहीं जाती। ये हमारी इंडस्ट्री की ही समस्या है। हम इन बच्चों को काम तो दे देते हैं पर इन्हें वो सुरक्षा नहीं दे पाते जिनके ये हकदार हैं। गोयल भी बस हमें अपना सिर हिला देता है। वहीं रोनित भी जल्दी से ऑफिस पहुंचकर मीटिंग की तैयारी करने के लिए जाने लगा। तभी जोया बोली, सर, हम भी आपके साथ चलते हैं। हमारे होते हुए आप सब काम मैनेज करते हैं, हमें ये ठीक नहीं लगता। तभी अबीर ने घूरकर रोनित को देखा, जिसका मतलब रोनित अच्छे से समझ रहा था। उसने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है जोया, आप सर की कार में आओ, मुझे थोड़ा दूसरी जगह पर काम है हमारे फॉरेन डेलीगेट से, शायद आप दोनों को ही मिलना पड़े। वो उनके नए परफ्यूम लॉन्च के लिए मॉडल के सिलेक्शन के लिए आने वाले हैं, पर उन्हें कुछ कंपनी के कुछ कॉन्ट्रैक्ट इशू के बारे में भी डिस्कस करना चाहते हैं। रेहान सर भी आपकी मीटिंग में शामिल होंगे। जोया ने हाँ कहा और फिर अबीर के साथ जाने लगी। कार में अबीर ने पूछा, आपको मेरे साथ जाने में दिक्कत क्यों है? जोया ने स्माइल करते हुए कहा, हमें आपके साथ आने में कोई दिक्कत नहीं है, पर हमारे बारे में कोई नहीं जानता है और जिसे भी पता चलेगा वो हमें ही गलत कहेगा। वो ये सोचेगा हमने आपको ट्रैप किया और आपको फंसाकर आपसे सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए शादी कर ली। अब आप बताइए, क्या हमारी औकात ही हम आपसे शादी करते? बोलिए, हम सिर्फ सच सुनना चाहते हैं। अबीर ने गुस्से से उसे अपने करीब खींच लिया और बोला, ये सच नहीं है बच्चा, मैंने आपसे जबरदस्ती शादी की है। जोया ने नम आंखों से कहा, इस बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। हम जैसे गरीब लोगों के बारे में यहाँ के अमीर लोगों की यही सोच है। क्या हमसे मिलने से पहले आपकी सोच भी ये नहीं थी? बोलिए। अबीर ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, जैसे वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था, क्योंकि जोया का बोला हुआ हर वर्ड सच था। अबीर ने बस कसकर उसे अपने सीने से लगा लिया और प्यार से पूछा, आप क्या चाहती हैं? बोलिए, आप जैसा चाहेंगी मैं वैसा ही करूँगा। जोया बोली, हम बस इतना ही चाहते हैं, आप किसी के सामने भी हमारे रिश्ते का सच नहीं आने देंगे, वादा कीजिए। अभी बस हमें अपना सिर हिला दिया और प्यार से पूछा, और कोई हुक्म? जोया ने बस नाम में अपना सिर हिला दिया। अबीर ने बस अपने माथे को जोया के माथे से लगा लिया और बोला, आई लव यू जान। जोया बस स्माइल करने लगी और थोड़ी देर में ऑफिस आ गया। वो दोनों ही अबीर की प्राइवेट लिफ्ट से कॉन्फ्रेंस रूम में आ गए। रेहान भी कुछ देर पहले यहाँ वहीं देखने आया था, पर क्लाइंट भी वहीं पहले से ही आ चुके थे। वहीं जोया ने सबसे लेट आने के लिए सॉरी कहा। वहीं अबीर भी मीटिंग रूम में आ गया। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। वो चुपचाप आकर अपनी जगह पर बैठ गया। वहीं जोया भी आकर रेहान के बगल वाली सीट पर बैठ गई। ये बात अबीर को बहुत बुरी लगी, पर उसने कोई रिएक्ट नहीं किया। वहीं रेहान ने जोया को एक स्माइल पास की और मीटिंग शुरू करने को कहा। जोया ने हाँ कहा और फिर से अपने क्लाइंट के साथ फ्रेंच में बात करने लगी। उसने नए मॉडल के कॉन्ट्रैक्ट को समझाया कि कहाँ क्या चेंज किया गया था।
वहीं मौजूद ट्रांसलेटर बस जोया को ही देख रहा था। वहीं फॉरेन क्लाइंट काफी खुश थे उनके नई डील से। जोया ने उनकी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया और नए मॉडल के सिलेक्शन पर बात करते हुए रेहान से पूछा, आपके मॉडल की डिटेल्स। रेहान ने एक फाइल उसे पास की। जोया ने एक नजर उस फाइल को देखा और फिर से फाइल क्लाइंट्स को दिखाई, मॉडल के बारे में बताने लगी। तभी वहाँ बहुत ही घमंड से नताशा कपूर अंदर आई। ये एक ग्रेट मॉडल में से एक थी, इसलिए अपना घमंड साथ लेकर चलती थी। वहीं अबीर को ऐसे लोगों से सख्त नफरत थी। तभी उसने अबीर को देखकर अंदर आने की परमिशन ली और बहुत ही एटीट्यूड से चलकर अंदर आई। उसने वहां आकर उनसे हाथ मिलाया, सिवाय रेहान के असिस्टेंट नितिन से और जोया से। और अबीर को भी ऐसे लोगों की प्रेजेंस से ही नफरत करता था, इसलिए उसके पास जाकर अपना हाथ मिलाने के ख्याल को भी वो अपने दिल में लाने से भी डर रही थी। वहीं रेहान ने भी उसकी ये हरकत देख ली, पर सबके सामने उसने कोई तमाशा नहीं किया। वहीं फॉरेन क्लाइंट ने उसके एटीट्यूड को देखकर जोया से फ्रेंच में पूछा, ये लड़की काफी घमंडी दिखती है, क्या ये हमारे साथ कंपनी में काम करेगी? जोया को समझ नहीं आया वो क्या बोले। तब वो आगे बोले, हमारा प्रोडक्ट नंबर 1 प्रोडक्ट है। आप कोई और मॉडल का भी सुझाव देंगी तो हमें कोई समस्या नहीं है, बस वो मेहनती होना चाहिए। जोया ने एक बार अबीर को और रेहान को देखा और प्यार से उन्हें फ्रेंच में समझाते हुए बोली, सॉरी सर, इनके व्यवहार के बारे में आपने सुना ही होगा, जहाँ खूबसूरती होती है वहाँ थोड़ा घमंड तो होता ही है। हाँ, अगर ये अपने काम में कोई भी समस्या पैदा करे जिससे आपको शूटिंग के टाइम प्रॉब्लम हो या आपके साथ कंपनी में काम नहीं किया, तो हम एक नए मॉडल को स्टैंड बाय पर रखेंगे। आप बस हमें सूचित कर दीजिएगा, हम आपको तभी मॉडल चेंज कर देंगे, हमें कोई समस्या नहीं है। उन्होंने कहा, क्या आप हमें लिख कर दे सकती हैं? वो थोड़ा डरते हुए अबीर को देखने लगी, क्योंकि वो नताशा कपूर से डायरेक्ट पंगा नहीं लेना चाहती थी। नताशा कपूर से ये इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम था। पर अबीर जो फ्रेंच भाषा जानता था, उसने जब अपनी जोया को हिचकिचाते हुए देखा तो बड़े एटीट्यूड से फ्रेंच में बोला, ओके फाइन, मैं आपको लिख कर देता हूँ। वो खुश हो गई। वहीं उन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जिसमें उन्हें 2 क्लोजेट करवाए थे। एक, उनको मॉडल का काम पसंद नहीं आया तो वो मॉडल चेंज कर देंगे, और दूसरा, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाने के साथ प्रॉफिट रेशियो को भी बढ़ाया था। वहीं उनके जाने के बाद रेहान ने पूछा, वो लोग क्या कर रहे थे? जोया ने डरते हुए उसे जब सब कुछ बताया तो नताशा कपूर गुस्से से खड़ी हो गई और जोया के पास आकर एक जोरदार थप्पड़ मारने ही वाली थी। तभी अबीर की कड़क आवाज उसके कानों में आई, जहाँ हो वहीं रुक जाओ मिस कपूर, वरना तुम कल किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। वो जहाँ थी वहीं जम गई और बाकी सब शौक थे। अबीर ने आगे कहा, उसकी क्या गलती है? तुम्हारे व्यवहार से उन क्लाइंट को परेशानी हो रही है। वो तुम्हारी जगह किसी भी B ग्रेड मॉडल को भी साइन करने को रेडी थे, क्योंकि उन्हें पता है उनका प्रोडक्ट पहले काफी अच्छा चल रहा है। अगर वो सिर्फ यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करके चले जाते तो बोलो तुम्हारा क्या होता? पर जोया ने उन्हें कन्वीनियंस किया, तुम्हें रखने के लिए गारंटी ली है तुम्हारी कि तुम क्लाइंट को कोई शिकायत का मौका नहीं दोगी, वहाँ कोई नखरा नहीं करोगी, सिर्फ अपनी शूटिंग पर ध्यान दोगी, वरना हमें मजबूरी में उनकी बातों को मानना पड़ेगा। इसमें जोया की क्या गलती है? ये तुम पर है। तुम इतना अच्छा काम करो कि वो लोग गलत साबित हो जाएं और तुम पूरी इंडस्ट्री में छा जाओ, और तुम उसे ही मार रही हो। आखिर उसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट अब भी तुम्हारे पास है। यकीन नहीं है तो वहाँ ट्रांसलेटर खड़ा है, उससे पूछ लो। नताशा ने जब उस ट्रांसलेटर की तरफ देखा तो उसने हाँ में अपना सिर हिलाया। अबीर ने आगे कहा, सॉरी बोलो जोया को। वहीं उसकी बात से सब शॉक हो गए। रेहान भी पहली बार अपने भाई को किसी तरह बहस करते हुए देख रहा था। वो भी शॉक हो गया, लेकिन उसने खुद को शांति रखा। वहीं जोया ने जब सिचुएशन बिगड़ते हुए देखी तो उसने स्माइल करते हुए बात संभालनी चाहिए और प्यार से बोली, कोई बात नहीं है सर, इसमें मैडम की कोई गलती नहीं थी। उन्हें जो समझा बस उसी पर रिएक्ट किया। उसने कहा, ऑल द बेस्ट मैम आपके नए प्रोजेक्ट के लिए। अब हमें दूसरी मीटिंग के लिए जाना है, हम आपसे बाद में मिलेंगे। वो इतना बोलकर वहाँ से भागने लगी, पर पीछे से अबीर की गुस्से भरी आवाज आई, नताशा ने अब तक सॉरी नहीं कहा है। नताशा समझ गई, उसने सॉरी नहीं कहा तो वो अबीर की बेड बुक में आ जाएगी, जो उसके लिए ठीक नहीं है। पर एक सेक्रेटरी को बोलना उसके शान के खिलाफ था। वहीं जोया को अब गुस्सा आने लगा। उसने प्यार से अबीर को आंख दिखाकर कहा, रहने दीजिए सर, हमारे पास समय नहीं है ये सब चीजों के लिए, हमें लेट हो रही है। वो आगे बढ़ी और अबीर का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से खींचकर ले जाने लगी। वहीं सब उसकी हरकत से शॉक थे और अबीर के चेहरे पर मुस्कान आ गई, क्योंकि जोया ने सबके सामने उसका हाथ पकड़ा था। वहीं जोया अबीर को लगभग खींचकर दरवाजे तक ले आई। फिर उसे कुछ याद आया। उसने फौरन अबीर का हाथ छोड़कर वापस आई और अबीर का मास्क ले जाकर उसके चेहरे पर लगाकर प्यार से बोली, अब चले, मिस्टर गोयल आपका इंतजार कर रही हैं। अबीर ने कुछ नहीं कहा, बस जोया के पीछे चुपचाप जाने लगा।
वहीं जितने भी कॉन्फ्रेंस रूम में थे वो अब भी शौक की थी। नताशा ने सबसे पहले रिएक्ट किया और बोली, रेहान आज तुम्हारे भाई को क्या हुआ है? वो इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रहा है? आज डेविल बेगी बिल्ली कैसे बन गया? रेहान बोला, भाई ने उसे खुद को टच कैसे करने दिया? नताशा भी यही सोच रही थी क्योंकि अबीर किसी डेविल से कम नहीं था। वो कभी भी किसी से हाथ भी मिलाता तो ग्लव्स पहन करके, और वो अक्सर अपने चेहरे पर मास्क पहनता। कम लोग होते तो ही वो मास्क निकालता था। डेविल का चेहरा बहुत कम लोगों ने देखा था। वहीं जोया के साथ उसको ऐसा व्यवहार करते देखकर सभी शौक थे। रेहान दिल में सोचने लगा, कहीं भाई की बीमारी ठीक तो नहीं हो गई? ऐसा है तो मुझे पहले दादाजी को बताना चाहिए, वो खुद आकर देखेंगे। अगर भाई ठीक हो रही हैं तो ये अच्छी बात है। फिर उनका परिवार जो किसी भी इवेंट पर ही मिलता है वो हमेशा साथ में ही रहेंगे। वो यही सब सोचकर काफी खुश था। वो वहाँ से निकलकर अपने केबिन में आया और अपने दादाजी को फोन करके उन्हें सब कुछ बता दिया। वो भी उसकी बात सुनकर शॉक हो गई। उन्होंने अपनी अगली फ्लाइट भी बुक कर दी भारत आने के लिए। वहीं जोया उसको केबिन में लाकर बोली, अबीर आप क्या कर रहे थे? वो इतनी बड़ी मॉडल है, कपूर खानदान की बेटी, वो हमसे सॉरी क्यों कहेंगी? उसके पास पैसा, पावर, ब्रेन के साथ सब कुछ है तो उसमें घमंड क्यों नहीं होगा? बोलिए। और हम है एक मामूली सी सेक्रेटरी, वो हमसे सॉरी क्यों कहेंगी? और अगर वो हमें थप्पड़ मार भी देती तो क्या हो जाता? बोलिए। अबीर ने उसे घूर कर देखा और बोला, अबीर की वाइफ को कोई टच करे, मैं ऐसा कैसे होने दे सकता हूँ? जोया आप मेरी वाइफ हैं, कोई आपसे बदतमीजी करे मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, समझिए आप। अबीर की बात सुनकर जोया गुस्से से बोली, ठीक है आपसे बर्दाश्त नहीं होगा तो हम जा रही हैं आपकी कंपनी छोड़कर। हम रावत इंडस्ट्री में काम कर लेंगे, ठीक है? वहाँ कोई हमें किसी तरह का फेवर भी नहीं करेगा, अब ठीक है? वहीं अबीर ने अपनी मुठ्ठियां बीच ली और गुस्से से बोला, जान प्लीज ऐसा मत करो, ठीक है? आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगा। अगली बार मैं अपने इमोशंस पर कंट्रोल करूँगा। जोया ने उसे घूर कर देखा और पूछा, आप सच कह रही हैं? अबीर ने हाँ कहा। वहीं अबीर ने प्यार से कहा, आज के लिए काफी है। जोया घर चले, मुझे आपको थोड़ा सा प्यार करना है प्लीज। अबीर की बात सुनकर जोया शॉक हो गई। जोया ने टाइम देखा, घड़ी में शाम 5:30 बज रहे थे। उसने कुछ सोच कर कहा, ठीक है चलते हैं, मैं रोनित सर को सूचित करके आती हूँ और बचा हुआ काम घर पर कर लूंगी, तो हम ऑफिस के कुछ फाइलें भी ले लेते हैं। अबीर ने हाँ कहा। थोड़ी देर बाद जब जोया नहीं आई तो अबीर ने जोया को फोन करके पूछा, जान आप अभी तक क्यों नहीं आई? जोया ने उदास होते हुए कहा, वो रोनित सर ने हमें छुट्टी नहीं दी है। अबीर ने जब सुना तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने बिना कुछ कहे ही फोन काट दिया। जोया को लगा अबीर गुस्सा हो गया है। वो उसको मनाने के लिए आइडिया सोच रही थी। अबीर ने जब रोनित को फोन करके ऑफिस में आने को कहा तो रोनित ने डरते हुए भाग कर आया। बोला, सर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, सच्ची। अबीर ने गुस्से से घूरते हुए कहा, जोया को छुट्टी क्यों नहीं दी तुमने? तुम्हें नहीं समझ आया तो मुझे फोन करके क्यों नहीं पूछा? बोलो, मुझे जवाब दो। रोनित डरते हुए बोला, सर उनकी छुट्टी होने में अभी भी 1 घंटा था, इसलिए मैंने उन्हें मना कर दिया कंपनी के नियमों के हिसाब से। वो आगे कुछ कहता इससे पहले ही वो अबीर का गुस्से से भरा हुआ लाल चेहरा देखकर डर से कांपने लगा। वहीं अबीर ने कहा, अपना दिमाग मत लगाओ जो तुम्हारे पास है ही नहीं, चुपचाप उसे फोन करो और बोलो तुमसे गलती हुई है और तुम उसे जाने की परमिशन दे रही हो। और फिर कभी जोया का फैसला अपने दिमाग से किया तो मैं तुम्हें ऐसी जगह भेजूंगा जहाँ ना कोई आदमी होगा ना पानी, फिर रहना वहाँ और संभालना हमारा वहाँ का बिजनेस। रोनित डर गया और उसने जोया को फोन करके उससे माफी भी मांगी और छुट्टी भी दे दी। जोया इस बात से अनजान ये सब अबीर ने किया है। वो फौरन अबीर के कमरे में आई और खुश होकर बोली, अभी रोनित सर ने हमें छुट्टी दे दी है, अब चलें। अबीर को उसके आने के बारे में पहले से ही पता था, इसलिए उसने बस अनजान बनने का नाटक किया और फिर जोया के पीछे पीछे ऑफिस से निकल गया। फिर नीचे पार्किंग में आकर दोनों कार में बैठकर वहां से घर के लिए निकल गए। वहीं अबीर ने अब जोया को अपनी बाहों में भर रखा था। दोनों जब घर पहुंचे, अबीर की तरफ का दरवाजा गार्ड ने खोला और पीछे होकर खड़ा हो गया। वहीं अबीर जोया को अपनी बाहों में लेकर घर में आ गया और सीधा बेडरूम की तरफ बढ़ गया। उसने कमरे में आकर जोया को बिस्तर पर लेटाया और खुद उसके बगल में आया और प्यार से उसने पूछा, जोया? जोया ने हाँ कहा। जिससे पूछ रही हो क्या चाहिए? अबीर ने उसके गुलाबी पतले होठों को देखकर पूछा, क्या मैं इन्हें खा सकता हूँ? जोया को कुछ समझ ही नहीं आया। वहीं अबीर ने प्यार से कहा, क्या मैं? अभी कुछ समझ नहीं आया। तब तक अबीर आगे आया और जोया के होठों पर अपनी होठों को रख दिया और चूमने लगा। काफी देर तक वो उसे चूमता रहा। एक चुंबन से उसका क्या होता है? वो अभी जोया के साथ सब कुछ करना चाहता था, पर वो जानता था ये सही वक्त नहीं था। पर फिर भी आज उसका दिल उससे बगावत कर रहा था। वो आगे बढ़ना चाह रहा था,
इसलिए उसने उसके होठों को चूसना चाहा। वो कभी ऊपरी होठों से तो कभी निचले होठों पर चुम्बन कर रहा था। काफी देर बाद उसने उसे छोड़ दिया और अपनी बाहों में भरकर बोला, बच्चा आप फ्रेश हो जाओ, हमें डिनर करना है। उसने हाँ कहा और फौरन वॉशरूम में चली गई। आबिर भी दूसरे वॉशरूम में जाकर फ्रेश होकर आया था और जोया का ही इंतजार कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ दादाजी अब तक मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक आ गए थे, जहां रेहान उनका ही इंतजार कर रहा था। जैसे वो बाहर आया, रेहान ने दौड़कर उनको गले से लगा लिया और फिर वो दोनों खुशी खुशी खन्ना हाउस के लिए निकल गए। वहीं जोया ने सफेद रंग का ढीला कुर्ता और प्लाजो सूट पहना हुआ था। वो बहुत प्यारी लग रही थी। आबिर उसे लेकर डाइनिंग हॉल में आया और आबिर उसे अपने हाथों से खाना खिला रहा था। तभी हॉल में कोई आ गया। आबिर जो जोया को अपने हाथों से खाना खिला रहा था, उसके हाथ अचानक रुक गए। उसने जब पलटकर देखा तो वहाँ उसके दादाजी और उसका भाई खड़ा था। जोया ने जब रेहान को वहाँ देखा तो डर गई। वहीं दादाजी और रेहान भी आबिर को किसी को खाना खिलाते हुए देखकर हैरान थे, क्योंकि आज तक कोई भी आबिर के इतना करीब नहीं आया था। वहीं जोया बस रेहान को देखकर डर रही थी। आबिर की नजर जब जोया के घबराते हुए चेहरे पर पड़ी तो उसका औरा सर्द हो गया। उसने रेहान को घूर कर देखा और पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो रेहान? रेहान कुछ कहता तभी उसके दादाजी बोले, ये लड़की कौन है? आबिर ने वैसे ही कहा, आपको क्या लगता है कौन हो सकती है ये लड़की? दादाजी उसके सवाल से और गुस्से में आ गए और जैसे उसके करीब आने लगे, आबिर ने उन्हें रोक दिया और बोला, आप क्या कर रही हैं? आप जानते हैं ना मेरे करीब कोई नहीं आ सकता। दादाजी शौक होकर बोले, अच्छा ये सब सच है, तो ये लड़की तुम्हारे इतने पास क्या कर रही है और ये है कौन? आबिर ने सीधा जवाब दिया और बोला, ये ऊपर वाले का करिश्मा है, मैं सिर्फ इनके साथ ही कंफर्टेबल हूँ और ये मेरी वाइफ है। दादाजी और रेहान दोनों शौक हो गई। वहीं जोया भी काफी डर रही थी। आबिर ने उसका हाथ अपने हाथों में थामकर प्यार से कहा, जान रेहान की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो मेरा छोटा भाई है, वो किसी से कुछ नहीं कहेगा। जोया ने बड़ी मुश्किल से खुद को शांत किया। वहीं आबिर को किसी के इतने करीब देखकर दादाजी को अब आबिर पर शक हुआ। उन्होंने अपने शक को कंफर्म करने के लिए आगे आकर आबिर को अपने सीने से लगा लिया, पर जैसे उन्होंने ऐसा किया आबिर की हालत बिगड़ने लगी। वहीं सब उसको देखकर परेशान हो गए। दादाजी ने भी आबिर को छोड़ दिया। फौरन वही आबिर की बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगा, उसका चेहरा काफी लाल होने लगा। जोया डर गई और फौरन उसके पास आकर उसे कसकर पकड़कर पूछा, आपको क्या हो रहा है आबिर? आबिर ने बस इतना ही कहा, हमारे बेडरूम के बेड के साइड टेबल वाले दूसरे दराज में दवा है, जल्दी से ले आओ। जोया ने हाँ कहा और दौड़कर ऊपर की तरफ भागने लगी। वहीं दादाजी हैरान थे। आबिर बोला, दादू देखा ऊपर वाले का करिश्मा, अब मैं किसी को छू भी सकता हूँ, प्यार भी कर सकता हूँ और सुकून से उसकी बाहों में सो भी सकता हूँ। मेरी नींद की समस्या भी सुलझ चुकी है। अभी मुझे बहुत फ्रेश फील होता है। अब मैं भी पूरे 8 घंटे सोता हूँ बिना किसी डॉक्टर के। इस कहानी का अगला मोड़ जानने के लिए अगले वीडियो का इंतजार करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में और आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।